Hello everyone, welcome to Sanjay Pandey classes. I am your maths teacher Akash Shukla and today we are going to teach topic permutation and combination. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आखिर टॉपिक की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने पहले क्लासेस में भी देखा हुआ है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिकली ये टॉपिक हमारा टोटली डील करने वाला है किसे, अरेंजमेंट से, ठीक है ना। ये टॉपिक टोटली आपका अरेंजमेंट से डील करने वाला है कि आखिर कितने आपके पास अगर काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, आपके पास अगर 5 चीज़ें हैं, आपको कोई डिफरेंट 3 खाली जगह है, वहाँ पर उनको अरेंज करना है या प्लेस करना है तो कैसे करेंगे, कितने अलग अलग डिफरेंट वेज हैं उसको करने के लिए। ये सारा क्राइटेरिया, सारा प्रोसेस हम लोग इसमें सीखने वाले हैं इस टॉपिक में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा वो ये आएगा कि आखिर इन टॉपिक्स में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड द वर्ड कॉम्बिनेशन। तो मैंने हम लोगों ने पहले ही डील किया हुआ है कि परमुटेशन मीन्स ये होता है कि आपको उसमें सिलेक्शन भी करना होता है और सिलेक्शन के साथ साथ ऑर्डरिंग भी करनी होती है। वेयर एज अगर कॉम्बिनेशन की बात किया जाए तो कॉम्बिनेशन में हम लोग फोकस करते हैं केवल और केवल किस पे, हम लोग सिलेक्शन पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, कॉम्बिनेशन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन की, तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। कॉम्बिनेशन हमने कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपके पास ये सोचो, अगर आपके पास A B C D ये 4 लोग हैं, ठीक है ना, A B C D कोई 4 डिफरेंट पर्सन्स हैं, हमको करना क्या है, हमको इनको कहीं डिफरेंट 3 जगह पे प्लेस करना है। थोड़ा समझना, A B C D आपके पास चार लोग हैं, हमको उनको 3 जगह पे प्लेस करना है। लेट अस अज्यूम कि कोई फोटो सेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो 4 लोगों को हमको 3 जगह पे खड़े करके अलग अलग पिक्स क्लिक करानी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि आखिर कितने तरीके का अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट मीन्स कि कहाँ पे कौन कैसे कैसे खड़ा हो सकता है, किस किस तरह की पिक आ सकती है। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए तो अगर बाई चांस यहाँ पे हम लोग जब खड़े करने पाएंगे तो ऑब्वियस बात है हमको कितने लोग को चूज करना है, 3 लोग को, और टोटल लोग कितने अपने पास 4। तो ऑब्वियस बात है एक किसी ना किसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि सिलेक्शन का, बात समझ आ रही है। सबसे पहला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, सिलेक्शन हमको करना है। तो ऑब्वियस बात है हम लोग को सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग एज्यूम किया जाए कि इन 4 में से किसी 3 को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो 3 में से लेट्स से वी हैव सिलेक्टेड A B एंड C, ठीक है। तो ये हमने सिलेक्शन किया। अब दूसरी चीज जो हमारे माइंड में आया वो ये है कि भाई A B C को हम लोग यहाँ पे डिफरेंट से क्या कर सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ऑर्डर की बात किया जाए तो हमने देखा हुआ है A B C कितने तरीके से ऑर्डरिंग कर सकते हैं, बताइए। 6 तरीके से, 3 फैक्टोरियल। भाई A B C को अगर हमको अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल मींस 3 × 2 × 1 एंड दैट इज इक्वल टू 6। इसका मतलब A B C को हम लोग 6 अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, इधर उधर करके रीअरेंज कर सकते हैं। ये बात हुआ किसके साथ, A B C के साथ। लेकिन अब दूसरी बात है भैया A B C को तो हमने कर लिया, अब किसी और को सिलेक्ट किया जाए तो और किसको सिलेक्ट कर सकते हैं A B C के अलावा। हाँ भाई हो सकता है A B D कर लिया जाए सिलेक्ट, भाई ये भी कर सकते हैं। हो सकता है हमने अगला चूज कर लिया A B एंड D। तो अगर A B D को सिलेक्ट कर लिया तो फिर अगेन A B D को भी इधर उधर रीअरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, 6, क्लियर है। फिर अगर A B D के बाद अगेन अगर हम लोग सिलेक्ट किया है तो और किसको कर सकते हैं हम लोग। लेट्स से हमने क्या कर लिया, A B C कर लिया, A B D कर लिया, अब कर लेते हैं क्या, B C D कर लेते हैं, ठीक है ना। और इनको भी फिर अरेंज कितने तरीके से करेंगे, 6 तरीके, ठीक है। और किसको कर सकते हैं हम लोग, ये भी हो गया। और किसको कर सकते हैं, B C D और A C D भी हो सकता है, A C D, ठीक है ना। ये आपके पास सिलेक्शन हो गया। और A B D, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। A B D हो गया ना, और बताइए B C D हो गया, और B D भी हो सकता ना, B A D। तो B A D तो A B D हो गया ना ये। इसके अलावा बताइए और C A B ले लेते हैं हम लोग। C A B तो A B C में हो गया ना। मतलब देखा जाए तो इसके अलावा कोई और सोच सकते हो आप लोग, नहीं सर, ये 4 हो गया क्यों भाई। इसके अलावा अगर आप सिलेक्ट करते हो तो सारे तो हो चुके हैं। तो इसका मतलब कि आपके पास जो सिलेक्शन होगा वो कितना होगा, 4 होगा। और आपको पता हर एक के साथ टोटल कितने अलग अलग अरेंजमेंट होंगे, 6 होंगे कि नहीं। yes, तो अगर आपसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपके पास टोटल 4 लोग हैं और 4 लोग को आपको कहीं पे, समझिएगा, 4 लोग को आपको कहीं पे फोटो सेशंस के लिए उनको अरेंज करना है, तो जो फोटोज क्लिक होंगी वो कितने डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट्स की होंगी, 24। क्योंकि भाई आपके पास 24 होगा ना टोटल फोटोज। क्योंकि भाई आपने पहले सिलेक्ट किया A C D, उनके साथ कितनी फोटो खींच सकती है, 6 अलग अलग तरह की। फिर आपने इनको किया फिर से, तो टोटल फोटोज कितनी होंगी, 24, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं सिंपल सा दूसरा क्वेश्चन पूछूं, मैंने कहा ऐसा है 4 लोग आपके पास हैं, आपको 3 लोग की टीम बनानी है। 4 में से किसी 3 को सिलेक्ट करके एक टीम बनानी है, और टीम कहीं पे कोई गेम के लिए जा रही है, कुछ भी के लिए, तो आप कितनी डिफरेंट टीम बना सकते हो, 6। क्यों,
भाई यहाँ पे हमने किया ना, ये दिख रहा है कितनी बन रही है, 4 ही तो बन रही है भाई। ए सी डी को आप ले सकते हो टीम में, आप बी सी डी को ले सकते हो, ए बी डी को ले सकते हो और ए बी सी को ले सकते हो। इसके अलावा कोई दूसरी टीम बन सकती है क्या? 4 ही तो डिफरेंट टीम होगी। अब इन टीम में 4 ही क्यों बोला हमने, क्यों हमने वापस 24 नहीं बोला? क्योंकि ऑब्वियस बात है टीम की बात हो रही है, तो टीम में आपके पास केवल मतलब किससे होता है, मेंबर से। कौन किस पोजीशन पे आ रहा है उससे मतलब उनको नहीं होता है, इस मतलब हमको ऑर्डर से लेना देना नहीं इधर टीम के केस में। तो इस वजह से हमने किस पे फोकस किया, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पे। और जब सिलेक्शन की बात होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग क्या निकालने हैं, कॉम्बिनेशन। और जब आपके पास सिलेक्शन और ऑर्डर दोनों की बात होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या निकालने हैं, परम्यूटेशन। बात क्लियर है? अब सीन क्या है आपके माइंड में, ये है, ये हो सकता है आपके माइंड में कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हो सकता है आपके पास सीधा सीधा लिखा रहे भाई फाइंड द परम्यूटेशन या फाइंड द कॉम्बिनेशन। तो ऐसा नहीं होता, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना रहेगा कि आपको फॉर्मूला परम्यूटेशन का लगाना है या फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का लगाना है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 4 में से अगर किसी 3 को हमको सिलेक्ट करके कहीं पे फोटो सेशन के लिए उनको स्टैंड कराना, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे किसकी बात होगी, परम्यूटेशन ना। 4 में से किसी 3 को सिलेक्ट करा के हमको क्या करना है, फोटो सेशन के लिए खड़ा करना है। तो कितने डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, परम्यूटेशन मतलब 24 अभी हमने देखा। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या, परम्यूटेशन। तो ये आपको खुद से समझना रहेगा, है ना, कि हाँ भाई यहाँ पे किसकी बात हो रही है, परम्यूटेशन की। क्योंकि ऑब्वियस बात है यहाँ पे अरेंजमेंट भी जरूरी है, साथ में सिलेक्शन भी जरूरी है, सिलेक्शन ऑर्डर दोनों जरूरी है। लेकिन वही अगर मैंने बोला कि 4 में से किसी 3 को हमको सिलेक्ट करके कोई प्राइज देना है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऑब्वियस बात आप किसको सिलेक्ट कर सकते हो, ए सी डी, बी सी डी, ए बी डी एंड ए बी सी। तो ये आपको खुद से समझना होगा कि यहाँ पे हमको अरेंजमेंट का कोई काम नहीं है, हमको काम सिर्फ और सिर्फ किसका है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मेन सिलेक्शन का काम है। तो जब भी सिलेक्शन का मेन काम आएगा तो हम लोग क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ। एग्जाम में आपका ऐसा कुछ भी मेंशन करके नहीं आएगा कि कॉम्बिनेशन से करना है या परम्यूटेशन करना है, आपको खुद से दिमाग लगाना है कि यहाँ परम्यूटेशन यूज होगा या कॉम्बिनेशन यूज होगा। क्लियर? ठीक है, तो अब बात आते हैं थोड़ा सा कि आखिर कॉम्बिनेशन हम लोग निकालते कैसे। परम्यूटेशन के बारे में पहले ही हम लोगों ने बात कर ली है कि जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन पी आर। और एन पी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है, ठीक है, फैक्टोरियल हम लोग सब जानते हैं। इसके बाद बात आती है कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ से आपका मेन मीनिंग स्टार्ट हो रही है कि आखिर कॉम्बिनेशन होता क्या है, इसके फॉर्मूले का होता है। तो बेसिकली अगर कभी भी आपके पास आता है n चीज और आपको n आउट ऑफ 4 r चीजों को अगर सिलेक्ट करना होगा, दैट मींस वी हैव NCR मींस सिलेक्शन ऑफ r थिंग्स फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, यहां से आप नोट कर सकते हो, मेन कॉम्बिनेशन हेड डालोगे यहां से, कॉम्बिनेशन से इसको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूले से आप बेसिकली अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, लेकिन आपको पता नहीं है ये बात, बैकग्राउंड में आप यूज करते हो फॉर्मूला, लेकिन आपको ये बात पता नहीं। अभी हम लोग एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि कहाँ पे हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले जैसे हमने समझा कि हमको एनसीआर फॉर्मूले का यूज करना, कितना क्लियर है। तो अगर एनसीआर का यूज करना है तो ऑब्वियस बात है सबसे पहले फॉर्मूले से थोड़ा फैमिलियर हुआ जाए, फॉर्मूले के बेस कुछ क्वेश्चंस किया जाए, उससे फैमिलियर होकर फिर हम लोग डीप में चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि एनसीआर जो होता है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो सबसे पहली चीज आपके पास ये आएगी कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। कुछ रिमार्क में आपको बातें समझना है। रिमार्क आपका क्या कहता है समझिएगा, अगर आपके पास आया यहाँ पे NCN, इसका मतलब क्या हो गया, n में से आपको n चीजों को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो थोड़ा सा सोचिएगा, अगर आपके पास 5 अवेलेबल चीजें हैं और आपको 5 के 5 को सिलेक्ट करना है तो कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो, केवल एक ही तरीका होना, वो क्या हुआ कि 5 के 5 को आप सिलेक्ट करो। इसका मतलब NCN की वैल्यू कितनी होती है, 1। और अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो ये आप कैसे कर सकते हो, आप फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो। अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो तो NCN क्या होगा, NCN यहाँ पे अगर फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं तो दैट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस n फैक्टोरियल, राइट। और n माइनस n कितना हो जाता है, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 1, तो आपके पास बचेगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इनटू 1। तो ये कैंसिल होके ओवरऑल आंसर कितना आ जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, और ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपके पास 10 चीजें हैं, 10 के 10 को आपको साथ में सिलेक्ट करना है तो कितना रास्ता है इस काम को करने का, एक ही रास्ता है, और वो क्या है आपके पास कि सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो NCN इक्वल टू 1, ये पहला रिमार्क हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
दूसरा रिमार्क आपके पास आया NC1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास टोटल n चीजें हैं और आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है। मतलब आपके पास 10 लोग हैं और आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो आप कितने तरीके से इस काम कर सकते हो? 10 तरीके से कर सकते हो सकता है पहले करें, फिर दूसरे करें, तीसरे करें। इसका मतलब NCN की वैल्यू कितनी है? NC1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। वो तो एग्जांपल दिया था ना 10। यहाँ पे n हुआ तो n होगा ना सिर्फ भाई। n चीजें हैं तो NC1 में क्या हो जाए आपके पास n। यहाँ पे आपके पास तरीका है, ठीक है ना। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप क्या करोगे? यहाँ से निकाल लोगे। ये रिमार्क मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपका चूंकि ये फॉर्मुलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही मैथ्स, ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह यूज होगा। NCR ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझोगे तो सीन क्या होगा, आपको फिर याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। सिंपल है। NCN मतलब सबको सेट करना तो एक ही रास्ता है। NC1 मतलब भाई 10 में से किसी एक को सेट करना तो 10 रास्ता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड अगर पूछ किया जाए NC0 1। देखिए फॉर्मुले निकाल जाएगा, कंफ्यूजन है तो तुरंत फॉर्मुले का यूज करते हैं। फॉर्मुले के अकॉर्डिंग क्या होगा? NC0 की अगर बात करेंगे तो फॉर्मुले के अकॉर्डिंग क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में फिर क्या हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल, राइट। और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास n माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल ऊपर हो गया, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है पता है हमको, और n माइनस 0 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो कितना आ गया 1, तो NC0 आपका कितना हो गया 1 हो गया। अभी लॉजिक से अगर समझा जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 में से आपको किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना, 10 में से आपको किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना। तो इस काम को कितने तरीके से कर सकते हो आप? एक तरीके से कर सकते हो, और वो काम क्या है कि कुछ भी नहीं किया जाए। क्लियर है? यही इसका लॉजिक है। NC0 मतलब क्या हुआ कि आपके पास n डिफरेंट लोग हैं और आपको उनमें से 0 लोग को सिलेक्ट करना है। तो ऑब्वियस बात है इस काम को करने का कितना रास्ता है? एक ही रास्ता। वो रास्ता क्या कहता है कि कुछ भी ना करिए, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन सारा होके रखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास थर्ड पॉइंट हो गया। और क्या हो गया? ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ याद रहेंगे। एक फोर्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपके पास आ जाए NCR, ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है ये हमेशा आपका n माइनस r के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझाता हूँ मैं, इसका यूज काफी होता है। NCR जो होगा वो हमेशा NCn माइनस r के बराबर होगा। इसका मीनिंग क्या होगा समझिएगा। इसका थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल मतलब ये हुआ, जैसे आपके पास आ गया 5C2, तो ये हमेशा किसके बराबर होगा? 5C3 के बराबर होगा। फॉर्मूले से देखिएगा, NCR जो होगा वो NCn माइनस r के बराबर होगा। मतलब ये 5C2 है तो ये 5 में से 2 माइनस करें कितना आएगा? 5C3 के बराबर आएगा हमेशा, ठीक है। तो इसी तरह बताइए, अक्षर थोड़ा बताओगे आप? अगर मैंने पूछा सेम इसी एग्जांपल को देखते हुए बताइएगा, अगर आपके पास लिखा हुआ है 10C3, ये किसके बराबर होगा? 10C7। बिल्कुल सही, ये किसके बराबर हो जाएगा? 10C7 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा ना? अब इसका यूज क्या होगा अभी जानते हो? बाइनोमियल थ्योरम जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आप ये जितने भी रिमार्क लिखे उनका बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज होगा। ये फॉर्मूले से अगर आपको याद रहेंगे तो आपके जेईई वगैरह में क्वेश्चंस बनते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपको कम से कम 1.5 से 2 मिनट बचेगा कैलकुलेशन का, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है। अब होता क्या, वहाँ पे अलग अलग आपको हर जगह वैल्यू निकालनी रहेगी। तो अगर आपको पता रहेगा तो आपने पहले NCR निकाला हुआ है, फिर आगे कहीं चल के आपको NCn माइनस r भी निकालना रहेगा, तो फिर आप फिर कैलकुलेशन करने लगोगे, भाई फिर करो। लेकिन आपको अगर याद है ये रिमार्क तो आपने पहले ही निकाला हुआ है, तो वापस आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ रिमार्क्स जरूर से लिख लीजिएगा। और अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। किस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा हमें पास? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है? चलिए देखते हैं। अच्छा, इसमें भी वही आपका परम्यूटेशन टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि अगर NCR की वैल्यू 7 NC5 माइनस समथिंग है तो R की वैल्यू बताइए, इसी वैल्यू बताइए। तो थोड़ा सा आप ट्राई करिएगा। सीट लाए हो आप लोग? तो सीट हम लोगों ने दी थी। अच्छा, आपको नहीं मिली, ठीक है। और सीट निकालिएगा थोड़ा, सीट शेयर करिएगा, करके भी आपको दे दूँगा ऊपर। ठीक है, अब कुछ बातें समझना, कुछ सिंपल सा बात एकदम समझना आपको। देखो, अगर मैंने बोला, समझिए ध्यान से, मैंने कहा कुछ पहले आपको जनरल एग्जांपल बताते हैं, पहले थोड़ा सा फॉर्मूले का यूज करके आप क्लियर करो, फिर आगे भी हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने एकदम सिंपल क्वेश्चन बोला, मैंने कहा ऐसा है कि आपके पास टोटल जो है 10% है, 10% आपके पास है टोटल, और आप चाहते हो कि 10 में से किसी भी 3 को सिलेक्ट करके
एक टीम है, उस टीम को आप बनाना चाहते हो, उस टीम मतलब अलग अलग मान लो टीम हम लोग डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना। वी हैव 10% एंड वी हैव टू मेक अ टीम ऑफ 3 प्लेयर्स, 3%, ठीक है ना। मतलब हमारे पास 10 डिफरेंट लोग हैं और 10 में से किसी भी 3 को सिलेक्ट करके हमको एक टीम बनानी है। तो क्या टीम में आपका ये भी जरूरी है कि कौन पहले नंबर पे आ रहा है, कौन दूसरे नंबर पे आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक टीम आपका क्या है, टीम मतलब उनके ऑर्डर से लेना देना नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको इतना तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन किस फॉर्मूले से होगा, परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, क्योंकि परम्यूटेशन का होता तो यहाँ पे अरेंजमेंट का मिल जाएगा। अगर हाँ थोड़ा सा मैं चेंज कर देता, मैं कहता भाई ऐसा है, इस 10 में से कोई 3 को हमको, कोई 3 बंदे हैं जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्राइज गेन कर रहे हैं, कोई 10 में से 3 बंदे हैं जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज गेन कर रहे हैं, तो पहले आप सिलेक्ट भी करते और उसके बाद ये भी हमको देखना पड़ता कि यार कौन फर्स्ट आया, कौन सेकेंड आया, कौन थर्ड आया, सारा ऑर्डर भी डिफरेंट होता। बस हमारी तब किसका फॉर्मूला लगता, परम्यूटेशन का लगता। और तब ये क्वेश्चन सिंपली कैसे हो जाता, 10p3, 10 में से परम्यूट करना है 3 लोगों को, 10 10p3। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 10c3। मतलब समझ आ रही है, इसका मतलब कि 10 में से किसी भी 3 को सिलेक्ट करने का जो फॉर्मूला है वो हमको कहता है 10c3। अब सीन है कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या करें अपना फॉर्मूला लगाते हैं अपना एनसीआर वाला, तो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, एग्जाम में आता है इसको कैसे टाइम बचाओगे। सबसे पहले आपको पता है ऊपर क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, तो हमको पता है नीचे 7 फैक्टोरियल हमारा, तो इस 10 फैक्टोरियल को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, इसको हम लोग 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल अपॉन में, ये 3 फैक्टोरियल हमको पता करेंगे 6 हो जाता है, 6 लिख दिया और उसके बाद ये हो गया इंटू 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाए आपके पास 3 2 जा 3 3 जा 2 1 2 5, तो आपके पास कितना क्या हो गया आपके पास 5 3 15 15 और यहाँ पे कितना हो गया 8, तो कितना हो गया आपके पास 120। इसका मतलब 10 में से अगर किसी भी 3 को सिलेक्ट करके आपको टीम बनानी है तो जो टोटल टीम्स आप बना पाओगे वो कितनी होगी 120 टीम्स होंगी। क्लियर है, ठीक है, इसको नोट कर एग्जाम्पल। अब कॉम्बिनेशन का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है, जैसे मैंने एक दिन और आपको बताया था, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखोगे आजकल चल रहा है ड्रीम 11। ये क्या है आपका एक गेम है ना, जिसमें आपके पास क्या पूरा टीमिंग का खेल है, थोड़ा बहुत मैंने समझाया था, जिसमें आपको अलग अलग टीम सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो ये पूरा का पूरा वहाँ पे थ्योरी किसकी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की यूज होती है और उसकी हेल्प से आप डिफरेंट टीम बना सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच इसका बहुत ही बढ़िया है। प्रोबेबिलिटी के साथ अगर इसको मिला दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ही ईजी हो जाती है। तो अभी आप हमारे सिलेबस में भी प्रोबेबिलिटी का कोर्स है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे आप देखोगे इसके एप्लीकेशन से बहुत ही आसानी से आप प्रोबेबिलिटी को समझ पाओगे। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, तो आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा आपके पास लिखिए, रखिए। हाँ, इसमें क्या है क्वेश्चन में देखिए 24, जहाँ पे NCC का होगा कुछ गिवन होगा, एक क्वेश्चन वो वाला बता दिया जाए। NC वाला जो है क्या है, क्या क्वेश्चन बोलिए, क्या ना 24 क्वेश्चन है, बोलो है। हाँ क्या है 21? N 2N, हाँ 2N, क्वेश्चन नंबर 21, 2N C2 is 2, हाँ NC2 equals to 12:1, ठीक है ना। ये आपके पास क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ, ये आपको गिवन है ना, इफ दिस इज इक्वल टू दिस फाइंड एंड, ऐसे कुछ है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ समझिए, ये आपको दिया हुआ है इफ 2NC2 अपॉन NC2 इक्वल्स टू 12/1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, ये आपका बेसिकली आपका फॉर्मूला को फॉर्मूले से आपको फैमिलियर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इन क्वेश्चन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, 1 मार्क्स में ये बनते हैं, तो इनको जरूर से करिएगा, नहीं तो फंस जाते हो। तो एक बार आप थोड़ा सा देखना ध्यान से, एक क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा कि कहाँ पे कौन सी ट्रिक लगेगी, इससे आपका टाइम कम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला क्या है, 2NC2 है। फॉर्मूला अपने सामने क्या होता है, NCR का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, NCR ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू
n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो लगाते हैं हम लोग फॉर्मूला। तो 2n c2 का अगर बात किया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2n फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया आपके पास, इसकी बात हो गई। पर अब अपॉन में क्या है आपके पास nc2, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल एंड देन n माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, एंड दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है क्या भाई? 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। तो अब हम लोग अच्छा इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दें, इतना तो आपको भी क्लियर है कि ये डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, चेंज हो जाता है साइन। तो यहाँ होगा आपके पास 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू ये हो जाएगा आपके पास n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड अपॉन में n फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। यहाँ तक क्लियर है? कोई स्टेप जहाँ कंफ्यूजन हो? क्लियर? अब क्या किया जाए? देखिए पूरा मैंने शुरू बताया हुआ, कभी भी फैक्टोरियल क्वेश्चन आएगा पूरा खेल किसका है आपका, कैंसिलेशन का। कैंसिलेशन आपको करना है तो आप देखो आपके माइंड में क्या आ सकता है, आपके माइंड में भाई इसको एक्सपेंड ही करना है, इसके अलावा तो कुछ आएगा। तो अगर आप देखो n माइनस 2 को और एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर n माइनस 4 फैक्टोरियल, और कहीं कुछ भी कैंसिल आउट होता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसा फिर इसको आगे एक्सपेंड करने से कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर n को करेंगे तो आगे क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, और उससे ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। एक स्टेप ये कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे न्यूमरेटर में अगर देखा जाए तो 2n फैक्टोरियल है, इसको एक और एक्सपेंड करेंगे तो 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो फिर हमको दिख रहा है ये कुछ काम हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा देखिए ना, इसके आगे थोड़ा समझिएगा आपको क्या मिस्टेक करोगे। यहाँ पे अगर इसको करेंगे एक्सपेंड, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर हो जाएगा इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, मैंने ऐसे ही रहने दिया, अपॉन में इसकी बात किया जाए ये हो जाएगा आपके पास 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 अपॉन 1। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, दिख रहा है? अब क्या कैंसिल हो रहा है भाई, 2n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया जाए, n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया जाए, आपके पास जो चीज बच गई वो, और देखो यहाँ पे अच्छा कुछ और बताया कोई क्या क्या और कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, n से 2n की n से n, 2n कैसे होगा भाई, n से n भी तो कैंसिल हो जाएगा। पहले क्यों नहीं हो रहा था कैंसिल, अभी क्यों हो रहा है भाई? मैं कह रहा हूँ ये n से ये n भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर दे रहा था, ये इससे इसको, हाँ मतलब ये 2n का फैक्टोरियल था और यहाँ पे n का था, लेकिन अभी फैक्टोरियल नहीं है, अभी नॉर्मल है ना, इसलिए n से n कैंसिल हो गया। तो अगर देखा जाए तो अब आपके पास क्या बच गया, जो ओवरऑल आपके पास बच गया, यहाँ पे बच गया 2 इंटू 2n माइनस 1, 2 इंटू 2n माइनस 1, और अपॉन में यहाँ क्या बच गया, अपॉन बच गया आपके पास n माइनस 1। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपके पास 4n माइनस 2 इक्वल्स टू 12n माइनस 12। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, इधर उधर सॉल्व किया जाए, इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 12n माइनस 4। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8n इक्वल्स टू 10। ठीक है, बात को समझ आ रही है? और यहाँ से आपके पास जो n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 10 अपॉन 8। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, n हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, n जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। हमारे पास जो आया वो क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, उसमें आ गया आपका रैशनल नंबर में आ गया। इसे इस अंदर कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 4 2, और यहाँ कितना हो गया, सॉरी 2 4 एंड 2 5 5/4, इस अंदर में कितना हो गया, 2.5 हुआ, ओ 1 क्या हो गया, 1.5। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे सीन क्या है, अब आपको क्या करना है, इसको अप्रॉक्स कर देना। ठीक है, अप्रॉक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आंसर कभी भी आपका लास्ट में जो आ रहा है वो आपका अगर किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, क्योंकि n किस में होना चाहिए आपका हमेशा इंटीजर हो। इंटीजर बोले तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, इंटीजर नेगेटिव नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आता है तो आप उसको अप्रॉक्स कर दोगे, तो n अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो हमेशा आपका पूरा फोकस किस पे रहता है, कैंसिल करने पे होना चाहिए। ठीक, तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कर लोगे आप। ठीक है, तो ये समझा जाए कि अब इस टाइप के क्वेश्चन को कराने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा। तो सीधे एप्लीकेशन पे आ जाए, व्हाट प्रॉब्लम पे। ठीक है, क्या हुआ, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? परम्यूटेशन से भी सेम आंसर है, ऐसा कैसे हो सकता है? सेम क्वेश्चन था क्या ये? परम्यूटेशन फॉर्मूले से लगाना मतलब, अच्छा तो आंसर तो सेम इसलिए आएगा ना क्योंकि देखो यहाँ पे रेशियो आ रहा है ना, तो रेशियो में आपके पास परम्यूटेशन, इसमें क्या अंतर, यही r फैक्टोरियल का ही अंतर होता है। इधर r फैक्टोरियल, तो ऊपर वाले में भी r फैक्टोरियल आएगा, नीचे वाले में भी r फैक्टोरियल, तो r से r कैंसिल, तो घुमा फिरा के तो रेशियो के कारण चीजें क्या हो जा रही हैं, सेम हो जा रही है, रेशियो के कारण। समझ आ रहा ना? तो उससे अगर रेशियो नहीं होता तो आंसर डिफरेंट आता है। ठीक, तो भाई यहाँ तक बात समझ आ गई। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया जाए, तो आप पढ़ो, सूर्यांश पढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या है 22nd। हाँ 22nd ना, 21st हो गया। Sir, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? ठीक है, इस तरह अब आपके पास सिलेक्शन आ रहा है डिफरेंट का। अब थोड़ा ध्यान समझना, इस क्वेश्चन को कराने से पहले अगर थोड़ा सा मैं छोटे क्वेश्चन का एग्जांपल बता दूं तो आपको तुरंत समझ में आएगा। देखिए, अब एक छोटा सा क्वेश्चन पहले आपको डमी क्वेश्चन बताता हूँ, उसका इस क्वेश्चन को कराऊंगा, मेरे हिसाब से आपका तुरंत डाउट क्लियर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन को ध्यान से समझते आना है, इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, कॉम्बिनेशन बोला गया तो कॉम्बिनेशन नहीं समझोगे, दोनों समझ लो, क्या दिक्कत है। चलिए देखिए, एक एग्जांपल लेता हूँ। पहले मैंने कहा भाई आपके पास कुछ लिखना नहीं, पहले समझते जाओ, कुछ लिखना नहीं। मैंने कहा आपके पास एक क्लास है जहाँ पे बहुत ही सिंपल सा ले रहा हूँ मैं, 3 बॉयज हैं। समझते जाओ भाई, कितने बॉयज हैं, 3 बॉयज हैं। बॉयज का हम लोग नाम ले लेते हैं, B1 B2 एंड B3, 3 बॉयज हैं। ठीक है, और उस क्लास में आपके पास लेट्स से 3 गर्ल्स भी हैं। ठीक है, और आपके पास गर्ल कितने होंगे, G1 G2 G3, 3 नाम लिखे मैंने। ठीक है, अब सीन क्या है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, मान लो कोई टीचर है, वो एक टीम बना के कहीं भेजना चाह रहा है कंपटीशन के लिए, जिसमें आपके पास सीन क्या है कि 2 बॉयज होने चाहिए, 1 गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब एक हमको टीम बनानी है, टीम ऑफ 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। ठीक, ये कहानी है, टीम ऑफ 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। तो आप सोचो इस काम को कैसे करोगे, थोड़ा सोचना। पहले फॉर्मूला में हटाओ, अभी फॉर्मूला मत सोचने लगना। एक जनरल, मान लो आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया गया होता, ना आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नाम सुना होता, तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे? भाई हम लोग क्या 12, ठीक है, देखते हैं कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। भाई हो सकता है, पहले देखो ध्यान से ना, हो सकता है हम लोग B1 को सिलेक्ट करें और B2 को सिलेक्ट करें, B1 को सिलेक्ट करो, B2 को, और उसके बाद फिर यहाँ पे गर्ल्स कितनी है, G1 G2 एंड G3। अब B1 B2 तीनों के साथ कितनी टीम बन सकती है, समझिएगा। ये तो एक सिलेक्शन हुआ ना, B1 इंटू B2, हो सकता है बॉय 1 और बॉय 2 को मैंने सिलेक्ट किया, और फिर वो कितने के साथ, गर्ल्स के साथ अलग अलग बनाएगा, तो वो हो गया आपके पास, मतलब 3 टीम बनेगी, बॉय 1 और बॉय 2 को लेकर। उसमें हम लोग बॉय 1 और किसको सिलेक्ट किया, हमने बॉय 3 को सिलेक्ट कर लिया। इसके साथ भी कितनी टीम्स बनेंगी, 3 बनेगी, क्लियर है ना। इसी तरीके से और किसको कर सकते हैं, बॉय 2 और बॉय 3 को सिलेक्ट कर लिया, और इनके साथ भी जो टीम बनेगी वो कितनी बनेगी, 3 बनेगी। तो टोटल कितनी टीम हो गई, 9 होगी ना। तो मतलब 12 जिसने बताया वो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे आपका सीन क्या है, देखो एक टीम ये बनी, इसके साथ भी कितनी हुआ, 3, इसके साथ बना, इसके साथ भी कितना हो गया, 3, और इसके साथ भी कितना हो गया, 3। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पे 4 गर्ल्स होती तो इंटू 4 हो जाता, 5 होती तो इंटू। इस हम लोग कर क्या रहे हैं, मतलब मेन में आपको समझाना चाहूँ, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग पहले ये देख रहे हैं कि आखिर टीम में से 2 बॉयज को सिलेक्ट कर, पहले बॉयज को सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। ये देखना अगर 3 में से किसी 2 बॉयज को सिलेक्ट करना है तो कितने तरीके सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 तरीके से। ठीक है ना, और हर एक के साथ जितनी गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं उतना। गर्ल्स अगर 3 है, 3 में से कितनी गर्ल्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, 1, मतलब 3 तरीके से। बात समझ आ रही नहीं?
इसका मतलब कि जितना इसका जितना वे है, समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, बॉयज को सिलेक्ट करने का जितना तरीका है और गर्ल्स को सिलेक्ट करने का जितना तरीका है, अगर दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वही क्या हो जाए, आपका रिजल्ट होगा कि नहीं, वही तो आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है सुयांश, कितने नंबर ऑफ बॉयज है, क्वेश्चन नंबर 22, बॉयज इक्वल टू 5 बॉयज, ठीक है। गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स 4 है, ठीक है। हमको जो टीम बनानी है उसमें कितने मेंबर होने चाहिए, 3 बॉयज होने चाहिए एंड 3 गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। 3 बॉयज होने चाहिए, 3 गर्ल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि टोटल 5 बॉयज हैं, 5 में से अगर 3 बॉयज को सिलेक्ट करना हो तो आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, पहले तो ये देखना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा कि नहीं। अगर मान लो आप सिलेक्शन करने पे आते हैं तो आप कैसे करते हैं भाई, आप मान लो पांचों को B1 B2 B3 B4 B5 मानते हैं, तो आप एक बार B1 B2 B3 करते हैं, फिर एक बार B1 B2 B4 करते हैं, फिर B1 B2 B5 करते हैं, तो इससे समय लगेगा। लेकिन अगर सिंपल देखा जाए तो ये क्वेश्चन क्या है, n चीजें हैं आपके पास, r चीजों को सिलेक्ट करना है। तो अगर फॉर्मूला लगाया जाए तो कितने तरीके से हो गई है, फॉर्मूला बोला जाए तो क्या हो जाएगा भाई, 5 चीजें हैं, कितने को सिलेक्ट करना है, 3 को, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 5C3 होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब देखो कैसे करोगे, यही तो लिखोगे ना कि सिलेक्टिंग 3 बॉयज आउट ऑफ 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 5C3, ठीक है। और 5C3 कितना होगा 10, कंफर्म निकालो, ठीक है। तो 5C3 कितना होगा आपके पास 10 आ गया, बात क्लियर है। अब एग्जैक्टली इसी तरीके से हमको क्या करना है, गर्ल्स को भी सिलेक्ट करना है, समझिएगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से करना है, गर्ल्स को भी सिलेक्ट करना है, और गर्ल्स को सिलेक्ट करना है तो क्या हो जाएगा सेम, भाई को क्या करना है, सिलेक्टिंग 4 गर्ल्स आउट ऑफ कितना है, कितनी गर्ल्स भाई टोटल 4, ठीक है। मतलब हमको क्या करना है, 4 गर्ल्स सिलेक्ट करना है, कितनी गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करना है 4 गर्ल्स में से, है ना। सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स। इस काम को कितने तरीके से करेंगे, बोले यार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4C3, भाई 4 में से 3 को तो सिलेक्ट करना है, 4C3 और 4C3 निकालो कितना आएगा 4 आएगा। इसका मतलब टोटल जो टीम बनेगी वो कितनी बन जाएगी 4 into 10 40, भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये तो हमने मेन रूल यहाँ पे सीखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, therefore टोटल सिलेक्शन इक्वल टू कितना हो जाए आपके पास, क्या हो गया है यहाँ पे 10 into 4 इक्वल्स टू 40, ये आंसर हो जाएगा। मतलब आपको जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से तो आपको पहले ये देखना है, पहले काम को कितने तरीके से करते हैं, फिर दूसरे काम कितने करते हैं। अब अगर ये चीज़ एग्जाम में आएगा, मतलब एग्जाम में आएगा तो इस तरह पूरा लिखोगे आप, और अगर कोई कंपटीशन आप देते हो, ठीक है, वहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो फिर ये आपको लिखने की जरूरत तो है नहीं, फिर आपको सीधा पता है कि भाई बॉयज़ को सिलेक्ट करने का तरीका है, कितने बॉयज़ हैं 5 में से 3 को 5C3 इंटू सीधा 5C3 इंटू 4C2, ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई करें, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन अर्श, कोई कन्फ्यूजन सर, क्लियर अर्चिता, ठीक है ना। ये मान चला जाए कि यहाँ तक हमको समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गया 22nd क्वेश्चन। आगे बात किया जाए तो बताओ भाई, अर्थ पढ़ के बताओ 23rd क्वेश्चन क्या है। Find the number of base of 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls. Each selection consists of 3 balls of each color. ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मतलब पूरा सॉल्व नहीं करना है, पूरा सॉल्व करके नहीं बताना मुझे, लास्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, मुझे सी के फॉर्म में बताओ, कॉम्बिनेशन फॉर्म में। सारे लोग पहले निकाल लो, 2 मिनट देता हूँ आप लोगों को, निकालिए, मुझे बस फॉर्मूला बताइए, हाँ इंटू दिस ये होगा। बताओ भाई क्या वो, प्रगति बताइए क्या सोच रहे हो, टोटल कितनी बॉल्स हैं, प्रगति बताइए टोटल बॉल्स कितनी हैं, हाँ 9 बॉल्स हैं, जिनमें कितने कितने कलर की हैं, 6 रेड 5 वाइट 5 ग्रीन ब्लू, ठीक है। और आपको जो सिलेक्शन करना है उसमें कितनी बॉल लेना है, हर कलर की 3 बॉल लेनी है, हर कलर की कितनी बॉल लेनी है 3, क्या वो 9 बॉल सिलेक्ट करना है ना,
ठीक है, तो टोटल 9 बॉल्स थोड़ी, टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 16 बॉल होगी ना टोटल तो, ठीक है। ठीक है, 9 बॉल्स हमको सिलेक्ट करनी है जिनमें से 3 सबको, टोटल बॉल 16 हो गई, वो 9 बॉल्स सिलेक्ट करना है ना। तो इस वक्त आपके पास क्या हो गया, सिलेक्शन में क्या होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स होना चाहिए, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो अगर एक लाइन में इसका आंसर लिखूं तो क्या होगा? हाँ भाई देखो, सबसे पहले रेड कलर चूज किया जाए। अब देखो इधर ध्यान देखो, रेड कलर की चूज किया जाए, टोटल 6 है, 6 में से 3 रेड कलर चूज किया जाए तो क्या होगा अर्चिता? 6 में से 3 कलर चूज करना है। फॉर्मूला क्या लिखूं? नहीं सॉल्व करके नहीं बताना, मैं कहूँ सिर्फ फॉर्मूला 6 में से किसी 3 को सिलेक्ट करना है। हाँ 6 के आगे कॉम्बिनेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ ना, यही तो पढ़ा रहा हूँ कब से इस तरह से। जैसे यहाँ पे 3 बॉयज को सिलेक्ट करना था, कितने में से? 5 में से, 5C3 किया। उस तरह यहाँ पे सेम वही चीज है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको सिलेक्ट करना है 6 बॉल्स को, कितने में से? 3 बॉल्स को सिलेक्ट करना है, कितने में से? 6 में से। 6C3 सिंपल फॉर्मूला है ना भाई, 3 को सिलेक्ट करना है कितने में से? 6 में से। तो क्या हो जाएगा 6C3। अब देखो ध्यान से, 6C3 अगर मैंने लिखा तो इससे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ कौन सिलेक्ट हुआ? रेड बॉल सभी सिलेक्ट हुई। अब किसको सिलेक्ट करना है? अब हमको सिलेक्ट करना व्हाइट, और व्हाइट टोटल कितनी है और कितनी सिलेक्ट करना है? 5C3 3 ही को तो सिलेक्ट करना है। कितना हो जाएगा? 5C3 और उसके बाद कौन बचा? ब्लू भी कितनी है? 5 और सिलेक्ट किसको करना है? 3 को, 5C3। ठीक है, इसी को आप सॉल्व करोगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कितना आ रहा है? हो गया, सॉल्व कर लियो, हो सकता है ये आंसर होगा। ठीक है, 6C3 into 5C3 into 5C3। पहले क्यों यार साहब? नहीं होगा। निकाला जाए, ये भी निकाल पा रहे हो आप लोग? क्या हो जाएगा? 6C3 करना है 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू फिर क्या करना है 5C3 मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर यही सेम चीज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है? चलिए कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, क्या कैंसिल होगा? ये हो गया आपके पास 6 फैक्टोरियल, तो उसको हम लोग कह सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया अपॉन ये 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। पहले देखिए कैंसिल आउट करेगा, सीधे पूरा सॉल्व करने की कोशिश नहीं, नहीं तो लेकिन लेंदी हो जाएगा। 5 इंटू 4 इंटू यहाँ क्या लिख दिया जाए 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यही सेम कहानी यहाँ भी हो जाएगी 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इस 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, तब क्या बचा आपके पास 5 इंटू 4 5 इंटू 4 5 इंटू 4 और 20 20 20 कितना हो गया? हाँ ये डिवाइड करते हैं ना, तो 20 20 20 कितना हो गया भाई? 8 था। 20 20 20 कितना हो गया भाई? और अपॉन में क्या हो जाएगा? क्या क्या बची यहाँ पे? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? ये 2 फैक्टोरियल मतलब कितना? 4 हो गया है ना, तो 4 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा? 2। समझ आ रही बात?
अगर आईसीएसई में आएगा तो कैसे करोगे? कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेटर्स कैसे करोगे? कैलकुलेटर में दैट फॉर्मूला होता है एनसीआर का। है ना एनसीआर ये आगे वो क्या चाहिए? पहले चलिए 6C3 तो 6 शिफ्ट के साथ ये तो आपको C23 ठीक है ना, कितना हो गया 2 फिर क्या चाहिए 5 फिर शिफ्ट के साथ C3 ये हो गया 22 अब क्या चाहिए 5 के साथ C ठीक है। तो वहां पे ये सब नहीं करने लेना, पूरा मल्टीप्लाई करो फॉर्मूला, आपके सामने कैलकुलेटर है फिर भी ये सब काम करने लगो, क्योंकि ये काम जैसे हम भी लोग आईसीएसई बोर्ड में ये काम करते थे लड़के, सीआर वाला फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगाते थे, वो क्या करते थे एक एक करके मल्टीप्लाई करते थे, सब इसका खोल लेंगे उसका फिर 6 × 5 × 4 लिखेंगे, तो क्या मतलब निकला फिर कैलकुलेटर आपको अलाउ कराने में, जब वो काम आपने किया नहीं। ठीक है, तो एनसीआर का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, यूज करना आता है, निकाल ली थोड़ा सा, अच्छा निकालो 10C7 निकालो 10C7 5 सेकेंड में 10C7 में 20 कंफर्म आने सही 120 क्या 120 होता है कितना 120 मैं भी बोल रहा हूँ, मैं क्या करूँ कुछ और होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई, ये क्वेश्चन हो गया, तो एक क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे, पढ़िए 24 वाला क्या करें खुद से करो, प्रति पढ़िए 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा 24 से किया था, कौन सा किया था 23 किया, 24 पढ़िए क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं क्या ज़्यादा लग रहा है, हाँ देखो बाउल नहीं है वो बॉल है, ठीक है ना, मतलब बॉलिंग वाला बॉल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया आपको एक टीम बनानी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करोगे, बस मैं क्वेश्चन को थोड़ा डिक्रिप्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको बोला है क्रिकेट की टीम बनानी है, तो ऑब्वियस बात है क्रिकेट टीम है तो 11 प्लेयर्स ही होगी, लिखा भी होगा उसमें, ठीक है ना, 11 प्लेयर्स से टीम बनानी है, टोटल अवेलेबल मेंबर्स कितने हैं आपके पास 70, समझते हैं ना, ठीक है ना, आप लोग खुद आंसर देना, बस मैं चीजों को बस लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, टोटल प्लेयर्स कितने हैं 17 प्लेयर है, ठीक है। आपको जो टीम बनानी है वो कितने की बनानी है 11 की टीम बनानी है, और ऐसा नहीं कि 11 जिसको मन चाहे उसको सिलेक्ट कर लो, अगर जिसको मन चाहे उसको सिलेक्ट करना होता तो आंसर क्या होता, अरे कैलकुलेट नहीं करना मुझे, सिर्फ कैलकुलेट सी के फॉर्म में, हाँ सी यही चाह रहा हूँ मैं, 17C11, अगर भाई हमको सिलेक्ट करना होता तो 17C11 आपका आंसर होना चाहिए था, लेकिन सीन क्या है समझो, अब मजा ले लो, कैलकुलेटर ही चलाना सीख लो भैया, कैलकुलेटर ही चलाना सीख लो, मैंने कहा सॉल्व करने को नहीं ना, तो 17C11 आंसर हो जाता, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन क्या है थोड़ा पढ़ो, कुछ आपसे बोल रहा है ना कि आपको इतने ही बॉलर्स को लेना है, इतने ही लेना है, तो जो टीम है सूर्यांश बताओ, जो टीम है उसमें कितने बॉलर्स हैं, 5 बॉलर्स हैं, ठीक है, टीम में आपके पास 5 कौन है बॉलर्स हैं, लिखा हुआ ना कि 5 कैन ओनली बॉल, मतलब 5 बॉलर्स हो गए, और 4 बॉलर्स को लेना है सर, 5 कैन बॉल बट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, ठीक है, मतलब आपके पास बॉलर्स हैं कितने हैं, ठीक है, देखो 5 बॉलर्स हैं, मतलब टोटल 17 की टीम है, जिनमें से बॉलर्स कितने हैं 5 बॉलर्स है, और हमको लेना कितने को है केवल 4, मतलब हमारी जो टीम होनी चाहिए उसके अंदर बॉलर्स कितने होने चाहिए 4 ही बॉलर चाहिए, ठीक है। अब बताओ इस काम को हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, टोटल आंसर मैं चाह रहा हूँ, टोटल आंसर, अच्छा पहले अच्छा मैं सिंपल ये पूछूं कि भाई 5 में से किसी 4 बॉलर को चूज करना, तो आंसर 5C4, इसमें कोई डाउट नहीं है, 5 में से 4 बॉलर चूज करना, 5C4, ठीक है, ये तो बॉलर चूज होगा, हमको टोटल प्लेयर कितने चूज करना है 11, तो आंसर फाइनल क्या होगा, फाइनल आंसर मैं चाह रहा हूँ, हाँ जो आंसर आएगा उसमें किससे मल्टीप्लाई, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ जो आंसर आएगा वो आएगा 5C4 इंटू क्या 11, हाँ पूरा बोलो, क्या बोलो सूर्यांश 11 17C11 5
17C11 इंटू 5C4। देखो थोड़ा बहुत सूर्यांश ने सही सोचा है, लेकिन गलती ये कर दिया 17C अगर कितना 17C क्या 11, तो अगर 17C11 आपने कर दिया तो समझो ध्यान से आगे बढ़ के एक चीज हमेशा माइंड में आप ध्यान दे लेना, ये जो नीचे का ये होता है ना सुपरस्क्रिप्ट, इस पे थोड़ा नजर डालिएगा। ये टोटल जब आप ऐड करोगे तो ये बताता है आपको कि आपने टोटल कितना सिलेक्शन किया हुआ, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सही चीज है। इससे आपको क्या है गलती से आप बचोगे। ये जो नीचे होता है इन सबको आप जब ऐड करोगे इससे ये समझ में आता है कि आपने टोटल कितने लोगों को सिलेक्ट कर लिया। तो आपने यहाँ पे किसको कितने को सिलेक्ट किया 11, और यहाँ पे किसको सिलेक्ट किया 4, तो टोटल कितने लोगों को सिलेक्ट कर दिया 15 लोगों को सिलेक्ट। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। सिलेक्ट किसको करना था 11 लोग, हाँ कितना 12C7, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 5C4 का कोई डाउट है? 5C4 मतलब कि हमने 4 बॉलर्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब अगली चीज हमको कितने लोग को सिलेक्ट करना है भाई, अब सिलेक्ट केवल कितने को करना है 4 लोग को तो सिलेक्ट कर लिया, तो अब 7 ही लोग को तो सिलेक्ट करना है, और जो 7 सिलेक्ट करना है वो टोटल 17 से थोड़ी सिलेक्ट करना है, 12 लोगों से सिलेक्ट करना है। हाँ आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि 13 लोग से किया जाए भाई, आपके माइंड में ऐसा 13 क्यों 13 इसलिए ऐसा, आपको लग सकता है 4 ही को सिलेक्ट किया, लेकिन अगर 13 से करोगे तो एक बॉलर भी आपने इंक्लूड कर लिया, हो सकता है सिलेक्शन वक्त आप वो वाला बॉलर भी ले लो, तो टोटल तो 5 बॉलर हो जाएंगे, लेकिन हमसे बोल कितना रहा है 4 बॉलर, मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5C4 इंटू 12C, और कितने लोग हमको करना है 7। ये लाइन समझ आएगी नहीं? देखो हमको टोटल टीम कितने की बनानी है 11, यहाँ पे कितने लोग को सिलेक्ट किया 4, यहाँ पे आप किसको करेंगे 7 को करेंगे, तभी तो 11 होगा, 7 4 11। ये नीचे वाले ध्यान देना, ये जो नंबर्स हैं इनको ऐड करने पे आपको ये बताएगा कि टोटल आपने कितने नंबर्स का सिलेक्शन किया, कितने नंबर्स का। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना था। तो अगर इसी बात पे अब एक क्वेश्चन में जल्दी से यहाँ पे बना, उसको नोट करिए। एक क्वेश्चन जल्दी से अगर मैं यहाँ पे आपको दूं एग्जाम में लिए, तो क्या थोड़ा सा आप मुझे समझा सकते हो कि क्या कहानी बोलेगा वो? नोट किया, इसको नोट करिए। अच्छा इसमें कुछ लिखाने की जरूरत है क्या? 2-4 क्वेश्चन बता दिया तब तो आप इसको लिख लोगे ना, थोड़ा सा सेंटेंस स्टेटमेंट तो दे लोगे भाई। सिलेक्टिंग 4 बॉलर्स आउट ऑफ 5 इक्वल टू 5C4, देन सिलेक्टिंग द रेस्ट 7 प्लेयर्स फ्रॉम द रिमेनिंग 12 प्लेयर्स इक्वल टू 12C7, देयरफॉर द टोटल कॉम्बिनेशन विल बी, इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।